असल में ये दोनों लोग झगड़ लिए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिए हैं। वेदांता की तरफ से अनिल अग्रवाल जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं जेपी की खरीदारी को लेकर के। कारण बड़ा स्पष्ट है। पहले जेपी को, यानी जेपी जो ग्रुप है उसकी कहानी अपनी है, उस तक पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआती ब्रीफ इतना है कि वेदांता पिछले साल तक 17,000 करोड़ में जेपी ग्रुप को खरीद चुका था। बाद में पता चलता है कि वो जेपी ग्रुप को जो खरीदा गया था वेदांता के द्वारा, अनिल अग्रवाल जी के द्वारा, वो ग्रुप अब अडानी का हो गया है। अब जो खरीदा सामान आपने हो और वो किसी और के पास चला जाए तो ये बात तो बवाल की बनती है। बस इसी को आज के सेशन में आप और हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अपोजिशन का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सारे का सारा काम करवाया होगा, पूरा पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही होगी, तब जाकर के एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जेपी को खरीदने की बोली कम लगाई हो उसे वो माल दे दिया जाए। जब बोली लग करके कोई हायर पेमेंट पर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बावजूद कम पेमेंट लगाने वाले को वो सामान दे दिया गया। तो भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, जयप्रकाश एसोसिएट से जुड़ा हुआ मामला। अडानी ने जिसको खरीदने के लिए 14,543 करोड़ की बोली लगाई थी, उसी को खरीदने के लिए अनिल अग्रवाल जी की जो वेदांता है उसने 17,000 करोड़ की बोली लगाई थी। 17,000 करोड़ वाले को वो माल ना देकर 14,500 करोड़ वाले को दे दिया। यही बात यहां से सवाल के रूप में लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं अनिल अग्रवाल जी, और इनके द्वारा इस पूरे मामले को अपने सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार से साझा किया गया। गीता के कुछ कोटेशंस को, गीता के कुछ टेक्स्ट को रेफरेंस के रूप में लेते हुए कि भाई मैं मेरा कर्म करते हुए चला जा रहा हूं। मैंने सोचा था, मैंने मतलब इनका मानना है गीता के अनुसार कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इसी बात को इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, और अपने सोशल मीडिया पर लिखकर, ट्विटर पर लिखकर इन्होंने इस पोस्ट को साथ में कोट किया जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कोट थी, जिसमें लिखा था कि वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट को 17,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। यह खबर 5 सितंबर 2025 की है। तो 5 सितंबर 2025 की खबर 17,000 करोड़ में वेदांता द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर करने की जो खबर है उसी को कोट करते हुए इन्होंने कहा कि भैया 14,500 में कैसे बेच सकते हो ये बताओ। इसी के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यही कारण है कि अपोजिशन अनिल अग्रवाल जी के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को टैग कर रहा है कि सरकार ये आप ही के राज में हो सकता है, आपको सस्ते में क्या, आपको मुफ्त में दिलवाना था तो दिलवा सकते थे। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, तब इस पूरी कहानी को डिटेल में हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, चक्कर है जयप्रकाश एसोसिएट को लेकर के। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसे जेपी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ये 1995 में बनी हुई एक कंपनी थी जिसके पास रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर प्लांट, दिल्ली नोएडा का जो एक्सप्रेस हाईवे है, जेपी विस्टाउन जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थे। वर्ष 2010 के बाद इसके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगे। जहां से लोन लिया था इसके बहुत से प्रोजेक्ट अटकने लगे थे। असल मायने में दिल्ली से जब आप आगरा की तरफ जाते हैं, नोएडा से आगरा की तरफ एक्सप्रेस हाईवे के आसपास जाते हैं, तो लगभग ऐसा लगता है कि पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर मैक्सिमम एरिया जहां पर रीडेवलपमेंट हो सकता है वो कभी जेपी का हुआ करता था। जेपी ने जो जगह एक्वायर की, जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट विकसित किए, उन प्रोजेक्ट के समय से या तो उनकी बिक्री नहीं हुई, और बिक्री नहीं हुई 2010 का दौर था, आर्थिक मंदी के बाद का दौर था। ये बिक्री नहीं होने से इनके काफी सारे प्रोजेक्ट अटक गए। तो जो इन्होंने लोन लिए हुए थे, कर्ज लिए हुए थे बैंक से, ये उनको नहीं चुका पाए और वहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। 2017 में इन्होंने अपनी सहायक कंपनी जेपी इंफ्राटेक को पहले दिवालिया घोषित कर दिया, और दूसरी जो मूल कंपनी थी जेपी एसोसिएट, उस पर कर्ज 57,185 करोड़ का बताया। 57,000 करोड़ रुपीस का कर्ज, और उसमें मेजर कर्जदार जो कर्ज देने वाले थे वो एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और नाक्स यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने मतलब सरकार का आजकल आईबीसी के अंदर ये प्रोसेस है ना कि जो चीज दिवालिया होने की है उसे आप परचेज कर लो और फिर किसी और का पेमेंट चुका करके अब आप कंपनी बनकर दाव में आ जाओ। तो इस प्रकार से ये मेजर लेंडर्स थे जो इनके साथ में लेनदार के रूप में खड़े थे कि साहब पैसा हमें वापस दो। ठीक है, कहानी यहां तक 2017 तक निकल कर आई कि इनके ऊपर कर्जा 57,000 करोड़ का है। अब 57,000 करोड़ का कर्जा है तो कैसे लिया जाए उसे वापस? तो उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, एनसीएलटी के अंदर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो एनसीएलटी बेंच है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो इलाहाबाद बेंच है, वहां पर एक याचिका दायर की और कहा
कि सब इसको इंसॉल्वेंट प्रक्रिया में डाल दिया जाए, यानी दिवालिया घोषित किया जाए इस कंपनी को, ताकि इनके जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें बेच करके हम पैसा कमा सकें या हमारा कर्ज वापस ले सके। बैंकों ने इस चीज की डिमांड करी। ये प्रक्रिया होती है और तय होता है कि चलो भाई इस इनके सामान को बेचा जाएगा और बेच करके जो पैसा रिसीव होगा उस पैसे से कर्ज चुका दिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के तहत की गई। दिवालियापन की इस प्रक्रिया में सिंपल सा काम ये था कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बेचा जाए, वो पैसा मिले, वो देनदारों को वापस लौटा दिया जाए। ये सिंपल तरीका रखा गया। ये बात थी आईसीआईसीआई बैंक की प्ली के ऊपर एनसीएलटी के अंदर शुरू हुई एक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की, जो 2024 में हुई कि ठीक है साहब इसके लिए खरीदार बुलाए जाएं। ये रही एनसीएलटी की जानकारी, जहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट इस बारे में हो गया था। ठीक है साहब। अच्छा, अब जब ये बात निकल कर आती है तो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट, क्योंकि जेपी के जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उनको सबको हटा दिया गया और वो लोग इस चीज को लेकर के एनसीएलटी भी गए थे, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पर कि आप कंपनियों के विवाद सुलझाने के लिए जाते हैं। वो विवाद अगर वहां ना सुलझाए जाएं तो फिर आप एटी जाते हैं, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जाते हैं। अगर वहां भी ना सुलझाए जाएं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब एटी के जो वैल्यू है वो हाई कोर्ट के समकक्ष मानी जाती है। तो ऐसे में यहां पर कंपनियों से जुड़े हुए मामले में कई चीजों का दौर चलता है कि भाई कंपनी को दिवालिया होना है, इसका पैसा वापस आना है, तो कितने पे माल बेचा जाए, इनका प्रोडक्ट कितने का है, ये कई प्रोसेसेस चलने शुरू होते हैं। ये प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते फरवरी 2025 में आती है डिटेल इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, कि यानी कि भाई आ जाओ, जिसको भी इस कंपनी को खरीदना है वो अपना इंटरेस्ट जारी कर दे। तो साहब मार्च 2025 में इनके ईओआई यानी कि इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कौन खरीदना चाहता है उसके लिए कॉल किया गया। तो 25 से 28 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई कि साहब हम खरीदना चाहते हैं। उनमें अडानी था, वेदांता था, जिंदल पावर था, डालमिया भारत था, पीएनसी इंफ्राटेक था। कई सारी कंपनी इसको खरीदने के लिए आई। ऐसे में कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए बनी हुई कमेटी थी, उस पूरे ने इन सबका विश्लेषण किया कि हां भाई हम किसके साथ बिकना पसंद करेंगे। ठीक है साहब। अप्रैल 2025 तक 25 कंपनियों ने सबसे पहले अपनी दिलचस्पी दिखाई। जून 2025 में 5 कंपनियों ने अपनी जो मनी जमा करानी थी वो प्लान जमा कराया, बाकी लोग पीछे हट गए। जुलाई के अंदर सीओसी ने इन 5 प्लान पर चर्चा की और जुलाई अक्टूबर में जाकर फाइनली 2 कंपनी बाहर निकल कर आई, अडानी और वेदांता। कि साहब अब केवल 2 ही कंपनियां हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर तक चलने वाली हैं। बाकी सब किसी ना किसी मामले में सबके फार्म रिजेक्ट होते चलेगा। यूं समझो कि हाँ भाई तुम इतने करोड़ में खरीदना चाहते हो तो इतना पैसा पहले जमा कराओ, नहीं तो तुम बोली से बाहर हो जाओ। तो मतलब इस तरीके से बहुत सी कंपनियां इसमें से बाहर होती चली गई। अप्रैल 7 2025 की आप खबर देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर वेदांता 26 बिडर जयप्रकाश एसोसिएट को लेने आए थे, जिनको सीओसी के द्वारा मतलब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि जो कर्जदार हैं, जिन्होंने जैसे बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन्होंने उन सारे क्रेडिटर्स को स्कैन किया कि हाँ भाई मतलब सारे खरीदारों को स्कैन किया कि तुमसे पैसा लेंगे कि तुमसे लेंगे टाइप से। मतलब ये समझो ना कि किसी इस एक कंपनी है, इसको उधार दे रखा था इन लोगों ने, तो इन लोगों ने अपनी कंपनी ऑफ क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना ली, उधारकर्ताओं ने अपनी एक समिति बनाई और कहा कि इसको बेचना है। अब तो खरीदार जो आ रहे हैं उनका अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं एक तरीके से। तो इन सीओसी ने इन तमाम लोगों में से 26 की 26 में से सबको कटा दिया, केवल 2 को रखा, वेदांता और अडानी। ये बिल्कुल वही था कि इतने लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो सबको हटा दिया गया। तो वेदांता और अडानी फाइनल 2 बिडर बनकर के सामने आते हैं। वेदांता अपनी तरफ से एक प्रपोजल दे देता है कि साहब मैं इस जेपी नाम की कंपनी को 17,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं। अडानी अपनी तरफ से 14,500 करोड़ का वो रखे होते हैं। ये कौन तय कर रहा होता है? सीओसी तय कर रही होती है, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स। इन बैंकों की समिति की साहब ठीक है आओ और यहां से, और बैंकों के अलावा जिन्होंने भी जेपी को लोन दिया हुआ था उन सबकी कमेटी थी, उन सब ने डिसाइड किया ठीक है साहब आप अपनी बोली जीत गए हैं। 17,000 करोड़ में वेदांता बोली जीतते हैं। साल 2025 था, अक्टूबर में यह हेडलाइन बनती है कि वेदांता ने 17,000 करोड़ में जेपी एसोसिएट को बोली लगाकर जीत लिया है। बढ़िया हो गया साहब, चलो बधाई हो, जेपी की कंपनी हो गई, जेपी अब वेदांता की हो गई। और निकल कर आया कि अब 17,000 करोड़ जो मिलेंगे उससे जेपी वाले तो अपना कर्ज चुकाएंगे और वेदांता इनके प्रोजेक्ट्स को अपने पास टेक ओवर कर लेगी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, उन्हें डेवलप करेगी। स्पोर्ट्स सिटी है का बहुत सारी जमीनें हैं, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा। ये सब बातें निकल कर आई, जिसमें निकल कर आया कि साहब यमुना एक्सप्रेस वे पर 2470 एकड़ के अंदर जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है, वो इनकी हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में 452 एकड़ की जेपी ग्रीन्स है, नोएडा में 1063 एकड़ की विस्टाउन टाउनशिप है। बोले सब चीजें एक तरह से इनको मिलेंगी। और सीमेंट सेक्टर में भी जेपी के पास काफी सारा
काम है। यही कारण था कि इंटरेस्ट दोनों को था, वेदांता माइंस में काम करती है और अडानी सीमेंट में आजकल उतरी हुई है। इस प्रकार से ये सारा साहब काम निकल कर आ जाता है। अब क्या होता है, ऐसे में थोड़ी देर बाद खबर आने लगती है कि क्रेडिटर्स जितने भी हैं, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स जो हैं, उन्होंने जेपी एसोसिएट को बेचने में अपनी तरफ से 17,000 करोड़ की जगह अडानी को प्रेफरेंस दे दिया है क्रेडिटर्स ने। यानी कि इसके साथ में जो उधारकर्ता थे ना, जिन्होंने जेपी को पहले कभी कर्ज दिया हुआ था, अब वो वसूली के लिए साथ बैठे थे, तो बेचने में भी इन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा जो पैसा है ना वो कम रंगीन है, हमें अडानी का पैसा चाहिए। 17,000 करोड़ में वो दम नहीं जो अडानी के 14,500 करोड़ में है। इन क्रेडिटर्स की जो कमेटी थी, इन्होंने अडानी के 14,500 करोड़ को प्रेफरेंस देते हुए कहा कि साहब हम तो अडानी को बेचना पसंद करेंगे, वेदांता को नहीं। अब आपको एकदम सरप्राइजिंग लगेगा कि यार छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है, 2,500 करोड़ रुपए कम में ये बिकने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाई साहब, कमेटी ऑन जो क्रेडिटर्स है, इन पर किसका प्रेशर है, किसने दबा दिया कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो? मसला बड़ा फिरा साहब। सवाल दिखने लगे कि साहब ये हो कैसे गया, क्रेडिटर्स ने क्या सोचकर ये कहा कि हम अडानी के पास जाएंगे और उसके पास नहीं जाएंगे? सारी बातें होने लगी। वेदांता इस बात की शिकायत करने एनसीएलटी के पास पहुंचती है कि साहब ये क्या तरीका है, खरीदा माल मैंने, आप बेच उसको दे रहे हो, ये क्या मतलब निकला? एनसीएलटी इस बात को रद्द कर देती है। चलो चलो, एनसीएलटी पर भी साहब ऊपर का दबाव है, करना पड़ेगा। एनसीएलटी भी साहब हट जाती है। एनसीएलटी के बाद में वेदांता एनसीएलटी पहुंचती है, इस साल के एंड में पहुंचती है, साल के शुरुआत में, और कहती है कि सर कैसे संभव है कि आप लोग मतलब हमारी जगह उनको माल दे दे रहे हैं, ये कैसे है? तो इन्होंने आंसर दिया कि साहब सुनो, कुछ नहीं है, अडानी ने थोड़ी सी कंडीशन घुमा दी। बोले कैसे घुमा दी, आप बताइए? बोले अडानी ने यह कहा कि हम जो 14,500 करोड़ दे रहे हैं ना, उसमें से अपफ्रंट अमाउंट ज्यादा दे देंगे। अब मैं आपको उसका एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करता चलता हूं, खेला कहां तक पहुंचा। देखो साहब, रखा गया कि अडानी ग्रुप 14,500 करोड़ के अंदर बिड कर रहा है, वेदांता 16,500 मतलब 17,000 करोड़ में कर रहा है। बोले ठीक है। बोले देखकर पेपर पर वेदांता अच्छा लग रहा है कि इसने ज्यादा पैसा ऑफर किया है, इसके चलते वेदांता को जीतना चाहिए। लेकिन जो अपफ्रंट अमाउंट है, यानी कि सामने से पहला पैसा देना, वो अडानी दे रहा है 6,000 करोड़ की, ये तो तुरंत पकड़ो साहब, और बाकी जो पेमेंट है मैं आपका वो 2-2.5 साल में पूरा कर दूंगा। अच्छा, वहीं पर वेदांता कहता है कि मैं अपफ्रंट में 4,000 करोड़ दूंगा और बाकी जो पेमेंट है वो मैं आप लोगों को 2-2.5 साल के हिसाब से देता चला जाऊंगा, 5 साल में पेमेंट पूरा कर दूंगा साहब, 2,500 करोड़ हर साल के हिसाब से चुकता कर दूंगा, सिंपल। बोले अच्छा। तो बोले अपफ्रंट अमाउंट अडानी ज्यादा दे रहा है। इस पर वेदांता का कहना था कि साहब ये ऑफर आप हमें दिए होते तो हम भी अपफ्रंट अमाउंट बढ़ाकर दे देते, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हमें ऑप्शन मिला तो हमने वो ऑप्शन चूज कर लिया। जब आपके सामने ये शर्तें बदलने की बात है तो शर्तें रखने का मौका हमें भी दो। आपने तो बिड की बात की थी ना, अब बिड के अंदर की शर्तें बदल दी गई कि नहीं, अडानी तो ये कह रहा है, तुम ये नहीं कहोगे। इस बात को लेकर के सारा मसला फिरा है। अडानी कह रहा है 1.5 से 2 साल, ये कह रहे हैं 5 से 6 साल। बोले इस चलते मामला अटका। तो बोले ठीक है साहब, अब इसके पीछे तर्क समझिए साहब, तर्क क्या दिया गया। बोले जो अडानी का 14,500 करोड़ है ना, ये वेदांता के 16,500 करोड़ से ज्यादा है। बोले कैसे? बोले असल में 5-6 साल तक अगर वेदांता पैसा चुकाएगा तो हर साल उस बजट पर जो पैसा बच रहा है उसका भी तो ब्याज बनेगा। आप 1.5 साल में फ्री हो जा रहे हो, आप 6 साल में फ्री हो जा रहे हो, 4 गुना ज्यादा समय ले रहे हो। अगर ऐसा होता है, ये 2 साल में फ्री हो जा रहा है, ये 5 साल में फ्री हो रहा है, 2.5 गुना ज्यादा पैसा समय ले रहे हो, तो ऐसे में आपको जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उस पर ब्याज बढ़ता चला जाएगा, और जो ब्याज बढ़ेगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा, 12% के हिसाब से सोचकर चलो। तो बोले इस वजह से ये पेमेंट जो है, जो ओवरऑल आकर पड़ेगा, वो अडानी का ज्यादा पेमेंट कंसीडर माना जाएगा रादर देन वेदांता ग्रुप के। बोले ये है असली मामला, क्योंकि हमने इसे इवेल्युएट किया है तो एनपीवी जो रियल रिकवरी वैल्यू है वो निकलकर ऐसी आती है। वेदांता ने कहा कि साहब आपके दिए ऑप्शन में जो ऑप्शन था हमने वो ऑप्शन में ले लिया। आप क्या अब नजर आता है कि पेमेंट अडानी अच्छे से करेगा? आपको नजर आता है कि एग्जीक्यूशन रिस्क अडानी की कम है, वेदांता की ज्यादा है? आपको नजर आता है कि टाइम रिस्क अडानी का कम है, वेदांता का ज्यादा है? आपको नजर आता है लिटिगेशन? बोले कुल मिलाकर आपको अब यह नजर आता है कि इनके साथ
सुप्रीम लॉर्ड हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। यही तो हो सकता है। असल में अपोजिशन यही कह रहा है कि साहब इनके साथ में जो हर चीज की दिक्कत है वो ये कि कल को वेदांता अगर ज्यादा दिक्कत करने लगा तो हो सकता है कि उसे किसी ना किसी लिटिगेशन में उलझा दिया जाए, हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस पैदा कर दिए जाएं। तो बोले उसके साथ जब पावर नहीं है तो ये तो कम में भी काम कर सकता है, ये वो वाली पावर है। जय हो अडानी जी। तो कुल मिलाकर अडानी जी के पास में 14,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ गया साहब। इसके बारे में जब ये गए शिकायत करने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब क्रेडिट जो कमेटी ऑन क्रेडिटर्स है उसने डिसाइड किया, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब कम से कम इस मामले की तो सुनवाई करो कि क्या चल रहा है ये। आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, इस रविवार को एक फ्री वेबिनार रखी है जिसमें हम आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाइब कोडिंग के माध्यम से। अगर आप भी सीखना चाहते हैं जाकर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, सीट रिजर्व करिए। फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।